हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की सियासत में मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के संतुलन से जीत का फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश की जा रही है और ये केवल एक पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों कर रहे हैं और इन दोनों से बाकी भी शिक्षा ले रहे हैं। अलग अलग समाज और वर्गों को जिसने साध लिया जीत उसे ही मिलती है और इसी सियासी गणित को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपनी बिसात यानी कि राजनीतिक चालें चलना भी शुरू कर दी है। दोनों ही दलों के खासकर दो वर्गों का मैं नाम लूंगा, दलित और आदिवासी। इनके वोटर्स पर सीधी नजर है। बीजेपी ने दलित एजेंडे के तहत एल मुरुगन को मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी के इस फैसले के पीछे आरएसएस का एजेंडा है। क्या मुरुगन को मौका देकर बीजेपी एमपी के इस गणित में दलित वोटर्स को साथ पाएगी? क्योंकि इन्हीं दलित और आदिवासी वोटर्स की वजह से पिछली बार कुछ ऐसी सीटें मिली थीं जिससे सरकार गई थी। अब सवाल यह है कि आने वाले उपचुनाव और चुनाव की क्या तैयारियां हैं और मध्य प्रदेश जो कि नर्सरी है आरएसएस की, क्या उससे फीडबैक मिला है कि आपको आरएसएस के साथ साथ जो फीडबैक वहां से आया है कि आपको दलित और आदिवासी को साथ कर चलना है, यही वर्ग आपको जीत के मुहाने तक पहुंचा पाएगा? ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। पैसा कानून से लेकर सारे जो अवसर दिए हैं उन सारी बातों को लेकर के हम जमीन पर उतर करके हर प्रकार से जनजातीय क्षेत्र के लोगों को मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। नंबर 1 एजेंडा है दलित सशक्तिकरण और दलितों की भागीदारी और दलितों के विषय में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। मध्य प्रदेश में इन दिनों बीजेपी का फोकस संघ के दलित एजेंडे को आगे बढ़ाने पर है। सरकार के कामकाज और संगठन में इसका असर भी दिखने लगा है। सरकार आदिवासी और दलित वोटर्स को साधने की पटकथा संघ प्रमुख मोहन भागवत के चित्रकूट दौरे से लिखी गई थी, जब उन्होंने कहा था कि देश में एक वर्ग ऐसा है जो उनके विचार को पसंद करता है पर वोट नहीं करता। मोहन भागवत का इशारा दलित और आदिवासी वर्ग के लोगों की तरफ था। इसके बाद से संघ और बीजेपी की नर्सरी कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में दलित एजेंडे के फूल खिलाए जाने लगे। शंकर शाह रघुनाथ का बलिदान दिवस कार्यक्रम हो या फिर तमिलनाडु के दलित नेता एल मुरुगन का मध्य प्रदेश राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया जाना बीजेपी के दलित एजेंडे की ओर साफ इशारा करता है। हम तो आदिवासियों के लिए अगर मैं कहूं तो उनको 1000 रुपये देने का काम हमारे जो शिवपुरी गुना के अंदर उन लोगों को हमने दिया था, आपने बंद कर दिया था। अब आपको याद आने लग गई। तो इसलिए इस दिशा में केवल झूठ बोलना ये कांग्रेस की एक आदत बन गई है। बीजेपी के दलित एजेंडे को कांग्रेस भी भलीभांति समझ रही है। पार्टी जानती है कि उनके साथ हमेशा खड़ा रहने वाला ये वोट बैंक सत्ता में वापसी के लिए कितना जरूरी है। यही वजह है कि दलितों के खिलाफ हुई हिंसा को कांग्रेस ने प्रदेशव्यापी मुद्दा बनाया, तो आदिवासियों के लिए बीजेपी के अभियान के समानांतर कांग्रेस मेल मिलाप अभियान चलाएगी और घर घर जाकर आदिवासियों को एनसीआरबी के आदिवासी अपराध के आंकड़े बताएगी और उनसे संवाद करेगी। आदिवासियों से मेल मिलाप करने के लिए कांग्रेस एक टीम बनाने जा रही है जिसमें विधायक भी शामिल होंगे। कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी का आदिवासी भाइयों से, दलित भाइयों से, ओबीसी वर्ग से मेल मिलाप हमेशा चलता है और इस वर्ग में कांग्रेस की घुटपेट के बाद ही भारतीय जनता पार्टी कथित तौर पर सक्रिय हुई है और उसे निराशात लगेगी। खुद की नाकामियों को छुपाने के लिए ये प्रयास वो कर सकते हैं, क्योंकि वो ये तो बता नहीं सकते हैं कि हमने 15 महीने में क्या किया जनजाति भाइयों के लिए। ये बताने को उनके पास है नहीं है, तो वो मेल मिलाप कार्यक्रम नहीं है, नाकामी छुपाओ अभियान है।
आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी आबादी लगभग 32% है, जो सीधे सीधे सूबे की सियासत को प्रभावित करती है। शायद यही वजह है कि दलित और आदिवासी वोटरों को अपने पाले में करने की रणनीति बनने लगी है। जाहिर है आगामी विधानसभा चुनाव में इन दोनों वर्गों का आशीर्वाद जिस दल को मिलेगा उसके सत्ता में आने की संभावना बढ़ जाएगी। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो आप समझ गए होंगे इस पूरे समीकरण से। हालांकि कुछ मुद्दे हैं अपने अपनी पार्टियों के और उन्हीं को विस्तार पूर्वक रखने के लिए दो नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम पांडे साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है राम जी आपका। उमेश शर्मा साहब बीजेपी प्रवक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं, वो भी बात रखते हैं। राम जी भी अपनी पार्टी की बात लगता है कि पूरी प्रमुखता से ज़रूर रखेंगे, लेकिन दोनों ही पार्टियां, मैं आप दोनों से पूछना चाह रहा हूं, पहले उमेश शर्मा जी आपके पास आऊँगा। दोनों ही पार्टियाँ पूरी कोशिश में हैं, और कोशिश ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एकल प्रयास कि चरैवती दलित और आदिवासी दूर ना हो। नहीं, एक तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मंतव्य है या भारतीय जनता पार्टी का इस विषय को लेकर जो भाव है, आदिवासी बंधु या दलित समाज का बंधु हमारे लिए कभी भी राजनीतिक उपकरण नहीं रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने समाज के किसी भी वर्ग को टूल की तरह उपयोग करने में कभी विश्वास नहीं करा है। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट और दृढ़ मान्यता है कि समाज के अंदर ऐसा कोई भी वर्ग जो गैर बराबरी का जीवन जी रहा है, ये गैर बराबरी का भाव समाप्त होना चाहिए। वो समाज में एक स्तर पर आए, वो समाज में बराबरी का स्थान प्राप्त करे। इसके लिए जितने उपाय किए जा सकते हैं वो सारे उपाय किए जाने चाहिए, और इसी भावना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दीनदयाल वनांचल योजना शुरू करी थी। बेगरिया और हमारी जो अन्य आदिवासी समाज की जातियां हैं उनको 1,000 रुपए का भत्ता प्रारंभ करा गया था। पर हुआ क्या है कि जितने निर्णय उस समय हमारी सरकार ने करे थे, 15 महीने में जब कमलनाथ जी की सरकार आई उन सारे निर्णयों पर प्रतिबंध लगा दिया। जो कमलनाथ जी की सरकार आई थी उसका अपना वचन पत्र था, उनने वचन पत्र में बहुत सारे वायदे आदिवासी बंधुओं के लिए करे थे। एक बार बता दें कमलनाथ जी या उनके प्रवक्ता जी कि कितने ऐसे वन ग्राम थे कि जिनको राजस्व गांव में परिवर्तित करा गया। उन्होंने बड़े बड़े वादे करे थे कि 100 किलो का अनाज दिया जाएगा अगर किसी आदिवासी भाइयों के यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, और 50 किलो जन्म पर दिया जाएगा। कोई एक जगह भी ऐसा कर पाई क्या कांग्रेस पार्टी? ऐसा कर पाई हो तो बताएं। बड़े बड़े बर्तन हम ग्राम पंचायतों में आदिवासी क्षेत्र के फालिए पर देंगे। तो ये वचन पत्र में मैं दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि सीमा होती है समय की। बहुत सारे वचन दिए गए थे, बहुत सारी। ये कहा था कि जबलपुर में हम भीमा वहां पर रघुनाथ साय और शंकर साहा जी के वहां पर एक बहुत बड़ा संग्रहालय बनाएंगे, स्मारक बनाएंगे। तो आदिवासी वर्ग हो या दलित बंधु हो या समाज का ऐसा प्रत्येक तबका हो जो गैर बराबरी का जीवन जी रहा है, उस गैर बराबरी के जीवन जीने वाले तबके को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उपकरण की तरह वापरा है, राजनीतिक टूल बनाकर वापरा है। और जब भी चुनाव सन्निकट आता है या उनको लालचित करने की बात होती है, यही आरोप तो कांग्रेस आप पर लगा रही है। यही आरोप तो कांग्रेस आप पर लगा रही है उमेश शर्मा साहब, और आप यही सारे जो है सबूत करके। मैं राम जी के पास चलूंगा। राम पांडे साहब, क्या सीधे तौर पर आप पर आरोप है, उन्होंने कहा कि हम ना तो इस तरह की राजनीति का प्रयोग करते हैं, ना आदिवासी और दलित को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जी, उनके आरोपों के बारे में तो अमित शाह जी ने बता रखा है कि ये हमारे सब जुमले होते हैं। उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाए, हम या हमारे प्रवक्ता जो भी बोल रहे हैं उसे जुमला समझकर माफ कर दीजिए। अब मैं कांग्रेस की बात करता हूँ और मैं स्वतंत्रता के पहले की बात करता हूँ। 1935 में ही कांग्रेस ने ये पारित कर दिया था कि जब देश स्वतंत्र होगा तो SC ST के लिए रिजर्वेशन होगा, दलित भाइयों के लिए रिजर्वेशन होगा। जब देश का संविधान बना तो भीमराव अंबेडकर जी को आगे किया संविधान बनाने के लिए। देश के संविधान को भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया। जब संविधान बन गया तो RSS ने कहा था हम इस संविधान को नहीं मानते क्योंकि ये संविधान दलित के द्वारा बनाया गया है। अंबेडकर जी के पुतले जलाए गए थे, संविधान की प्रतियां जलाई गई थी और खुलेआम बोल दिया गया था कि इस संविधान को हम नहीं मानते। तो इन्होंने सबसे बड़ा जो कहना चाहिए धोखा दलितों को 1947 से ही इन्होंने देना शुरू कर दिया था। कांग्रेस ने रिजर्वेशन दिया,
कांग्रेस ने जब भी मौका मिला या जब भी कांग्रेस कर सकती थी, हमेशा उनको आगे बढ़ाया, क्योंकि हम और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, सामाजिक रूप हो, आर्थिक रूप हो, राजनीतिक रूप हो, जो पिछड़े हुए हैं और ज्यादातर उसमें हमारे दलित भाई थे, तो हमारा प्रयास था कि इनको पूरी तरह से आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। जब उनके लिए रिजर्वेशन लागू किया गया तब इन्होंने विरोध किया। उसके बाद हम यदि इस समय की बात करें, जब वीपी सिंह की सरकार थी, उस समय भी जब रिजर्वेशन को आगे बढ़ाया था तो इन्होंने समर्थन वापस मैं एक बात पूछना चाहता हूं राम पांडे साहब कि 60 लाख भील आदिवासी, 51 लाख गोंड आदिवासी, 12 लाख कोल आदिवासी और 2 करोड़ की आबादी एसटी है। कैसे आपकी पार्टी भी नदारत कर सकती है? कैसे आप कह सकते हैं कि चाहे बीजेपीओ के हम भला करने के लिए निकले हैं? ना इनमें से किसी का भला होता है, ना भले की तरफ कोई बात होती है। जब भी चुनाव आते हैं या चुनाव से 1-1.5 साल पहले इस तरह की बातें शुरू हो जाती है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपकी पार्टी चाहती तो पहले भी आपको मौका मिला था, 60 साल से केंद्र में आपको मौका मिला था, 15-16 साल से बीजेपी को मौका मिला था। ये वर्ग जहां खड़ा था वहीं है। नहीं है, बहुत अंतर आया है। 1947 के पहले ये वर्ग गांव में क्या हालत थी आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। आज इनके साथ भेदभाव शहरों में तो बिल्कुल नहीं किया जाता, बिल्कुल ये बराबरी का इनको मौका दिया जाता है। छतरपुर इस तरफ इलाके में जाइएगा साहब, लड़का घोड़ी पर नहीं चल सकता है, उतरना पड़ता है। स्वीकार करेंगे मेरी बात को? जी, ये अपवाद अभी भी है, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस की सरकार ने पूरा प्रयास किया जाए कि उनको बराबरी पर लाया जाए। आज देश में कई आईएएस अधिकारी दलित वर्ग से हैं, कई आईपीएस अधिकारी दलित वर्ग से हैं, कई प्रशासनिक अधिकारी हैं, कई एमएलए हैं, कई मंत्री हैं, यहां तक कि अभी सर ये तो राजनीति नहीं, ये राजनीतिक नहीं, ये महत्वाकांक्षा तो संविधान में बाबा साहब की थी, तब जाके मौका मिल पाया। राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती तो नहीं हो पाता। बनाया था ना संविधान, किसने बनाया था? कांग्रेस ने बनाया था ना, कांग्रेस की सरकार थी ना 1947 में। तो संविधान बनाने का क्रेडिट बाबा साहब जी को भी जाएगा और कांग्रेस को भी जाएगा। सर अगर यही सब कुछ आपने इतिहास से शुरू किया राम पांडे जी, मैं बहुत आपकी तारीफ करता हूं कि आपका नॉलेज बहुत अच्छा है और बहुत ही तल्लीनता से आप पढ़कर आए। आपने विषय की पूरी सारगर्भिता और संपूर्णता का परिचय दिया। पहले पता चला था सब्जेक्ट। जी तो भी मैं फिर इसके लिए तो आपके माइंड की दाद देता हूं। लेकिन सर इतिहास से लेकर जब आपकी पार्टी ने इतना सब कुछ किया है उस वर्ग के लिए, तो फिर साधने की जरूरत क्या है? वो तो चुनाव में आपके साथ होना चाहिए। मैं आऊंगा उमेश जी आपके पास। हमेशा सबका ध्यान रखना जरूरी होता है, हर वर्ग का ध्यान रखना जरूरी होता है, हर तरह के लोगों का ध्यान रखना जरूरी होता है कि हमारा कोई भाई पीछे ना रह जाए। अभी हमने पंजाब में मुख्यमंत्री बनाया, दलित भाई को बनाया, कई प्रदेश अध्यक्ष हमारे दलित उसको लेकर तो मिश्रा साहब ने कह दिया। नरोत्तम मिश्रा जी का कमेंट सुना होगा आपने। मौका दिया जाना बहुत जरूरी था। जी चलिए मैं उमेश जी के पास चलता हूं। उमेश जी, मुझे कई बार ये समझने की कोशिश करना पड़ती है और बहुत कोशिश भी करता हूं। या तो हो सकता है मेरी मोटी बुद्धि है इसलिए समझ में नहीं आता, या फिर कुछ राजनीतिक ऐसी गहनता होगी, या उसके अंदर एक ऐसी चीज़ छुपी हुई होगी जो शायद समझ से परे है। आखिर इतने बड़े एक वोट बैंक को कैसे नदारत कर सकती है पार्टियां, और कैसे कह सकती नहीं हमारा पूरा साल भर फोकस रहता है, कुछ नहीं होता। आप देखिए जबलपुर का मुद्दा देखिए, फिर उसके बाद खंडवा खरगोन में प्रोग्राम्स देखिए, फिर उसके बाद जन आशीर्वाद जन दर्शन योजनाएं जो थी वो यात्राएं थी उसको देखिए। हर जगह कोशिश यही है कि ये वर्ग कहीं खिसक ना जाए, क्योंकि आपके बाकी जितने भी अनुषांगिक संगठन हैं उनको ये पता है कि ये वर्ग ही सुनता है, समझता है, लेकिन बूथ पे जाके करता नहीं है। सर एक तो मैं बहुत विनयशीलता के साथ आपको प्रत्युत्तर देना चाहता हूं कि आप मोटी बुद्धि नहीं है सर। हम लोग जैसे मूढ़मती कभी कभी कुतर्क कर जाते हैं, जैसे कुछ 1.5-2 मिनट से मैं कुतर्क सुन रहा था, उस विषय पर बाद में जाऊंगा। इतिहास का भी मैं उनको थोड़ा सा ज्ञान देने का प्रयास करूंगा, वो तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और ज्ञानी हैं। मैं तो आपकी बात का जवाब देता हूं कि एक ये जो शब्द आपने कहा कि खिसक ना जाए,
हमारी भावना कभी ये नहीं रहती कि वो हमसे खिसक ना जाए। हमारी भावना ये होती है भारतीय जनता पार्टी की कि हमारा उनसे अधिकतम जुड़ाव कैसे बढ़े, हमारी जो आत्मीयता है, हमारा जो उनके प्रति लगाव है, हम जो अपने वैचारिक दर्शन में उनको अपना मानते हैं, अपना सहोदर मानते हैं। मैंने पहले भी कहा, इसको दोहराऊंगा नहीं, कि हमारे लिए कोई भी वर्ग जो गैर बराबरी का जीवन जी रहा है वो कभी राजनीतिक टूल और उपकरण होता नहीं है। हाँ, इस समाज के लिए जितना किया जाना चाहिए वो हो पाया नहीं हो पाया ये हमारी चिंता में रहता है, और कैसे अधिक किया जा सकता है ये हमारी प्राथमिकता में रहता है। जो आपने कार्यक्रमों का उल्लेख करा, जनदर्शन हो, जबलपुर का कार्यक्रम हो, खंडवा हो, खरगोन हो, बाकी के इस प्रकार के जो कार्यक्रम, तो ऐसा नहीं है कि केवल आदिवासी वर्ग के बीच में भारतीय जनता पार्टी के आयोजन हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल अनुसूचित जाति वर्ग के बीच में हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सर्वव्यापी संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का भाव सर्वस्पर्शी भाव होता है। तो ये जो संगठन हमारा है सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, ये संगठन सभी वर्गों के बीच में जाता है। उसमें आदिवासी बंधु भी है, उसमें दलित समाज के लोग भी हैं, उसमें ओबीसी भी हो सकते हैं, उसमें सामान्य वर्ग भी होते हैं। हम एक समग्र हिंदू समाज की परिकल्पना लेकर चलते हैं, और ये समग्र हिंदू समाज कब शक्तिशाली होगा? जब इसके सारे घटक मजबूत होंगे। एक तो हमारा भाव ये होता है, और दूसरा सर मैं राम पांडे जी की बात का जल्दी कर दीजिएगा सर, 10 सेकंड आपको दूंगा। उमेश शर्मा साहब, आप एक जवाब दे रहे थे राम पांडे साहब का, उसके बाद मैं राम पांडे साहब के पास चलूंगा। एक तो मैं राम पांडे जी को इतिहास का बहुत ज्ञान है, और आपने भी उनको इस बात का प्रमाण पत्र दिया है। मैं उनके इतिहास के ज्ञान को बहुत धन्यवाद करता हूं। केवल बहुत संक्षिप्त में एक बात कहना चाहता हूं कि एक तो पहली सरकार जो बनी थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी, अंतरिम सरकार थी, और महात्मा गांधी के परामर्श पर दूसरे अन्य राजनीतिक दलों के लोगों को भी उसमें शामिल करा गया था, जिसमें जनसंघ के संस्थापक जो कालांतर में जनसंघ बनी थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी उस समय तक कांग्रेसी नहीं थे, उनको उस समय शामिल करा गया था महात्मा गांधी के कहने पर उस सरकार में, जिन्होंने बाद में संविधान को बनाया। तो एक तो इस सलीम जावेद की तरह स्क्रिप्ट लिखना बंद करिए। इस बात का प्रमाण दीजिए कि आरएसएस के किस नेता ने संघ के किसने कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पुतला किसने जलाया? कुछ तो भी आप झूठ परोसेंगे यहां पर बैठकर। किसने आरक्षण का विरोध करा था संघ के लोगों ने, जिस समय रिजर्वेशन दिया गया था संविधान में? इस प्रकार का झूठ इतने बड़े चैनल पर जिम्मेदार प्रवक्ता के नाते आपको बोलना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि समय की सीमा है। नहीं तो मैं आपको प्रमाण प्रस्तुत करता। ना तो संघ ने कभी आरक्षण का विरोध करा था, ना कभी बाबा साहब अंबेडकर का कोई पुतला संघ के द्वारा जलाया गया था। हाँ, बाबा साहब अंबेडकर के साथ दुर्भी संधि कांग्रेस पार्टी ने जरूर करी थी, उनके जीवन काल में भी करी है, और जब वे जीवित नहीं रहे उसके बाद भी करी है। ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी थी, जिसने चाहे बाबा साहब अंबेडकर हो, या सुभाष चंद्र बोस हो, या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, इनके जैसे महापुरुषों को सम्मान का भाव प्रदर्शित कराए, और पंचतीर्थों जैसे निर्माण कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कराए। तो कम से कम ऐसा झूठ परोसने से मुझे लग रहा है कि इतने बड़े चैनल पर राम पांडे जी आपको बचना चाहिए। राम पांडे साहब बचेंगे या जवाब देंगे? जी देखिए, झूठ बोलने का तो ठेका इन्होंने ले रखा है, और मुझे ये अच्छा लगा कि ये उमेश शर्मा जी हैं, इनको ज्ञान मोदी जी से ज्यादा है, क्योंकि मोदी जी तो हमेशा कहते थे कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। 2014 में मोदी जी आ गए। यदि हम 1947 से 2014 जोड़ेंगे तो 67 साल हो रहे हैं। यदि 3 साल कम कर देंगे तो 64 साल हो गए। तो इन्होंने तो मोदी जी को मूर्ख बना दिया कि इनको मोदी जी से ज्यादा ज्ञान है। तो फिर ये क्यों बकवास करते हैं कि 1947 से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 1947 से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और हर बात को, जो अच्छी बात है वो महात्मा गांधी जी ने की, पटेल साहब ने की, और यदि कोई बुरी बात है तो नेहरू जी ने की। अभी इनके मंत्री कह रहे थे कि महंगाई नेहरू जी ने बढ़ा दी। कुछ भी अच्छा हुआ तो पटेल ने किया, सुभाष जी ने किया, पटेल जी ने भी किया, सुभाष जी ने भी किया, महात्मा गांधी ने किया। तो सभी केवल नेहरू जी ने नहीं करी है राम बाबू। और सबसे बड़ा कमलनाथ जी ने भी करी है का प्रमाण है कि ये स्वतंत्र आंदोलन में नहीं थे। ये सबसे बड़ा प्रमाण है, इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया था। 2002 तक इनके कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया था। 2002 तक इनके कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया था। झूठ बोलने की एक सीमा होती है। प्रमाण है। जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई है। भारतीय जनता पार्टी का निर्माण 1980 में हुआ है। इनके और स्वतंत्रता संग्राम तुम्हारी ठेकेदारी नहीं थी। स्वतंत्रता संग्राम में सारे लोग लड़े हैं। स्वतंत्रता संग्राम का कोई कॉपीराइट, कोई पट्टा आपका नहीं है। हो चुकी है, केवल 2 लोगों की जेब में है।
इनकी औकात खत्म हो चुकी है, बीजेपी खत्म हो चुकी है, बीजेपी अब है ही नहीं है, केवल मोदी और शाह की बीजेपी है, बीजेपी खत्म हो चुकी है। यदि बीजेपी होती तो मध्य प्रदेश से कोई राजसभा में जाता। कांग्रेस पे भी तो यही आरोप लगता है कि माँ बेटे की पार्टी रह गई है, हमारा नेता यही आरोप तो बीजेपी लगाती है। तमिलनाडु को उठाकर मध्य प्रदेश पर नहीं थोपा जाता। तो ये फिर निकाले वरुण गांधी और मेनका गांधी को, उनको क्यों रख रखा है इन्होंने, क्यों सर पर बिठा रखा है उनको, क्यों कि केंद्रीय मंत्री बनाया, उन दोनों को क्यों सांसद बनाया, और उनकी ये बराबरी करेंगे। नेहरू जी 10 साल जेल में रहे थे और नेहरू जी जब स्वर्गवासी हो गए थे तो शास्त्री जी पीएम बने, उसके बाद इंदिरा जी बनी है, कांग्रेस ने बनाया है, इंदिरा जी जबरदस्ती नहीं बनी है। जब इंदिरा जी स्वर्गवासी हो गई थी तो इंदिरा जी ने राजीव जी को प्रधानमंत्री ने बनाया था, कांग्रेस एक बात पूछना चाहता हूं, हालांकि अभी कुछ टेक्निकल कारण हो गया है जो मेरी उमेश जी से बातचीत नहीं हो पा रही है, वरना मैं उनसे भी उनका पक्ष जानता। राम साहब, पर सवाल यह है कि जिस दल के लिए आप लोग खड़े हुए हैं उस दल ने भी लगभग आप कह रहे हैं कि बहुत काम किया। रुकिए ना सर, रुकिए। अगर आप लोगों ने काम किया है तो केवल 1 या 2% ही शिक्षित या समाज की मुख्य धारा में क्यों है? बाकी वर्ग के लिए आज भी इतने नारे क्यों लगाए जाते हैं? बाकी वर्ग के लिए भी इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी बातें हर 5 साल बाद, फिर भी उनके उत्थान का कुछ नहीं। चलिए, बात सिर्फ इतनी सी थी कि क्या वाकई आप लोग साधने की कोशिश कर रहे हैं? जनता सब समझती है। आने वाले चुनाव में किस पार्टी ने किसके लिए क्या किया है वो जरूर जवाब देगी। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी आपका और राम पांडे साहब आपका। नमस्कार।